गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 दैट मीन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते जाएं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली अभी आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड पर डिस्कशन किया। तो डिस्कशन करने के साथ ही अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स दो तरीके का होता है हमारा, ठीक है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि देखा वैन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बट शेयर्ड अनइक्वली। क्या होता है कि वैन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर दो से अधिक अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनके बीच पोलराइजेशन क्रिएट हो जाते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अनइवेंटली मैच्ड बट विलिंग टू शेयर करने के लिए विलिंग तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनमें मैचिंग नहीं होती। एक पावरफुल होता है, एक कमज़ोर होता है, ठीक है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, ये सामने आपको ड्रॉ किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो H2O, ये H2O का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन एटम है और जिसके साथ में दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। लिखा हुआ है वाटर इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। एक्चुअल में शेयरिंग तो हो गई लेकिन अनमैच्ड है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया। तो जब उनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जा रहा है टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मीन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है ये, ठीक है। लिखा है वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू ऑक्सीजन। तो इससे हो ये जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो शिफ्ट हो जा रहा है टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन केस ऑफ वाटर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, हेंस द शिफ्टिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड द ऑक्सीजन एटम। आफ्टर दैट ऑक्सीजन गेट द पार्शली नेगेटिव चार्ज एज वेल एज द हाइड्रोजन गेट द पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो। जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली मतलब होता है थोड़ा कम, थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में देखिए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर लिया ऑक्सीजन ने, केवल ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स पेयर, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें पोलराइजेशन होगा, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ज़रा देखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है आपको। इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इक्वल। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो दो एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो लिखा है नॉन पोलर बॉन्ड में क्या होगा, जैसे एक्स और वाई हैं, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो EN दिखाया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है डेल्टा EN, ठीक है। END भी कहते हैं इसको, END इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जो EN जो शो किया गया है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ये जो दो एलिमेंट हैं ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब सेम एलिमेंट है। लेकिन कहा गया अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.3 है और अगर फिर 0.6 है और अगर फिर 0.9 है और अगर फिर 1.2 है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता चला जाएगा। लिखा है इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड जो है उसकी पोलरिटी बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। और जैसा कहा गया कि अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मोर देन 1.7 हो जाती है, अगर दो एलिमेंट जिनके बीच में कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अगर अधिक हो जाता है तो फिर ये माना जाता है कि उसमें आयोनिक करेक्टर जो हैं वो बढ़ गए और मोर देन 50% आयोनिक करेक्टर आ जाते हैं।
लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये एक्चुअल में आप पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट का ये साइन है, और हम यहाँ भी इसको समझा सकते हैं। इसमें जो हेड है इसका एरो का जो हेड है वो टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो उसकी टेल है वो टूवर्ड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका जो हेड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ पॉइंटेड रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हमारा दिया है मॉलिक्यूलर शेप एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। तो देखो ये जैसे HCl मॉलिक्यूल है, ये पोलर है, समझ पा रहे हो आप? ज़रा इसके साइन को देखेंगे आप, ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखो ज़रा क्या दिखाया जा रहा है इसमें कि इसका जो हेड है वो Cl की तरफ रहेगा, पॉइंट जो है वो Cl की तरफ रहेगा, और टेल जो है इसकी वो H की तरफ रहेगी। ऐसे यहाँ देखो कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप बोरोन और फ्लोरीन में बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ देखो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ देखो कार्बन और Cl में बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप सभी हर एक कंडीशन में देख रहे हो, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, कार्बन और क्लोरीन में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, बोरोन और फ्लोरीन में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, समझ रहे हो ना? तो HCl में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है। तो इस तरीके से जो इसका हेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शो किया जाता है, और उसकी जो टेल रहती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ पॉइंटेड रहती है। फिर क्या कहा जा रहा है? लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, द लुईस स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखेंगे हम। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल। कि क्या रहता है कि जब हम लोग किसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने आपसे कहा मेथिन का फॉर्मेशन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को दिखाएंगे इसमें। ठीक है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसा कि आप पढ़ चुके हो, इसमें डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस तरीके से CH4 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से जो CH4 है उसका रिप्रेजेंटेशन होना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हमारा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए जैसे तो ये कहा तो ये जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर उसमें जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टेबल होता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स जानते हैं हम जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता फिर भी वो स्टेबल होते हैं, और बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम दोनों की बात करें। लिखा गया द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे LiCl है, BH2 है, BF3 है ओनली 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो इनमें केवल 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ गया ऑक्टेट, कहाँ कंप्लीट हुआ ऑक्टेट? ठीक है, तो कहा जाता था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ये तो देखो एक्सेप्शनल केस आ गए। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज NO, ठीक है, NO2, द ऑक्टेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ठीक है, और 2 हो गई ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। चलिए, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं दोज हैव द मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट PF5 10 हो जाएंगे, SF6 12 हो जाएंगे, IF7 और एक बताते हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये 14 हो जाएंगे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग जानते थे कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, दैट मीन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो कि स्टेबल हैं, दोज हैव द लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, बट सम मॉलिक्यूल्स हैव द मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारी ये बात कहीं रिजिट नहीं रह जाती है कि बस 8 होने पर ही वो स्टेबल होगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए ऑक्टेट रूल का वायलेंस जो हो रहा है, मतलब अब जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे देखो अभी हम यही बात करें BF3, तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 हो गई शेयरिंग फ्लोरीन के साथ, तो इसके पास 6 रह गए। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF4 सल्फर, जिसके कि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4 की हमारी पेयरिंग हो गई, तो 6 और 4 की पेयरिंग हुई तो कितना हो गया? 10 हो गया इसमें। तो लिखा है यूजुअली आकर विथ बोरॉन एंड एलिमेंट ऑफ हायर पीरियड्स कॉमन एक्सेप्शनल आर बेरिलियम, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, जीनोन एटसेट्रा। बेरिलियम में 4 हैं, ठीक है, बेरिलियम BeCl2, अगर बात करें BeCl2, 2 हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन और 2 की शेयरिंग हुई तो 4 हो गए। बोरॉन में 3 है, शेयरिंग हुई 6 हो गए। फास्फोरस में 5 है, शेयरिंग हुई 10 हो गए। सल्फर में
6 हैं, तो अब वो शेयरिंग कितनी की कर रहा है, तो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत से ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, वायलेशन है, मतलब उल्लंघन है पूरी तरीके से, ऑक्टेट रूल का पालन नहीं होता, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है, जो ऑक्टेट थ्योरी है उसके और अदर ड्रॉबैक देखते हैं, और क्या क्या कमियां हैं उसके अंदर, क्या मेंशन किया हुआ है। देखो, द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। एक्चुअल में और सभी एलिमेंट ऑक्टेट के पीछे पड़े क्यों हैं, ऐसी क्या स्पेशलिटी है ऑक्टेट 8 में, क्या स्पेशलिटी है भाई। तो देखो, रीज़न इसके पीछे ये है, ध्यान से सुनिएगा, रीज़न इसके पीछे ये है कि जो हमारा इनर्ट गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ दें तो बकाया जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं। इसलिए और सब भी यही चाहते हैं। जैसे अब आप बात समझो कि राजा के राज्य में जो प्रजा रहती है, वो हर एक व्यक्ति यही सपना देखता होगा कि काश हम राजा होते। कोई भी अगर बैट्समैन है, और सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा के दौर में अगर कोई बैट्समैन है, तो वो यही सोचता है कि भाई यार काश हम सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग कर लेते, या कोई बॉलर है एटसेट्रा। तो हम सभी लोग क्या है, अपने जो हाईएस्ट होता है, जो मैक्सिमम नॉलेज रखता है, मैक्सिमम टैलेंट रखता है, उसी की तरफ होना चाहते हैं। तो इनर्ट गैसेस की तरह इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उन्हें ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी से शेयरिंग करनी है, ठीक है। मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी ये चाहता है कि उसे छोटी मोटी चीज़ ना किसी से मांगनी पड़े, ठीक है, ना किसी के घर जाना पड़े ना, एक अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ में, और अपना इस तरीके से रहता है, अपने आप को ऐसे मैनेज करके रखता है जिससे कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये अभी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ड्रॉबैक पर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द ऑक्टेट रूल, about the octet theory. So the octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. However, some noble gases also combine with oxygen and fluorine. ये बात सही है कि इनर्ट गैसेस तो इनर्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनर्ट गैसेस ऐसी होती हैं जैसे जीनॉन और क्रिप्टॉन, ये क्या करती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और की जैसे कम एलिमेंट के साथ, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और ऑल्सो हैव द स्मॉल साइज, तो साइज कम छोटी होती है इनकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जनरली जैसे जीनॉन या क्रिप्टॉन है, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इधर ऑक्साइड्स और फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड भी बना लेते हैं ये, है ना। तो ऑक्साइड्स या फ्लोराइड या ऑक्सीफ्लोराइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक लिमिटेशन हुई है इसकी। इसके अलावा इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, एक दूसरे की रिलेटिव स्टेबिलिटी की, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये कम स्टेबल क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। अब बात करेंगे हम आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को लेकर के, है ना, जिस पे भी हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स वुड प्राइमरी डिपेंड अपॉन, मतलब किस पर डिपेंड करता है, जो इसकी इनिशियल कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कोई भी बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। पहली चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रल एटम है, इट में भी मेटालिक हैं या नॉन मेटालिक हैं, जो भी हैं, तो जो न्यूट्रल एटम है उनका वो कितनी सरलता से नेगेटिव या पॉजिटिव आयन में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए आयंस का होना कंपलसरी है, आयन होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड दैट इज़ द लेटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो आयंस हैं, वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज हो जाते हैं, और हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द सॉलिड सब्सटेंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 सब कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड और अनदर वन इज द एमॉर्फस सॉलिड। Hence the crystallized solid in which the constituents particles are arranged entire the solid in a regular manner, systematic manner। तो लिखा गया है इसमें कि द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड
द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड दैट इज़ द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड, और वो अरेंज हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में जैसे जितने भी मेटल्स हैं, जो भी सॉल्ट हैं, वो क्रिस्टलाइन में आते हैं, और जितने भी टाइप के पॉलीमर हैं, पॉलीथिन है, टेफ्लॉन है, डेक्रोन है, टेरिलिन है, नॉन मेटल्स हैं, जो भी प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सभी हमारे एमॉर्फस में आते हैं। अब एग्जाम्पल से अगर इसको समझाने की कोशिश की जाए तो देखो, जैसे मैग्नीशियम या कोई भी मेटल है, कोई भी एक एम लिख दिया तो वो एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, और कोई भी नॉन मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। बना हुआ मेटल आयन पॉजिटिव आयन और बने हुए नॉन मेटल नेगेटिव आयन आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे, ओवरऑल क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब जाकर के आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, द आयोनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक। जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी नीडेड, उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरी चाहिए। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, द आयोनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक। जो आयोनाइजेशन कराना है तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या लिखा है, आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट विथ कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मीन मेटल, एंड एलिमेंट विथ कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो जनरली ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनता है जिसमें से एक ऐसा हो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो, मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो जिसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। इन आयोनिक सॉलिड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी एंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बी positive, but still the crystal structure get stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो आयोनिक सॉलिड हैं उनमें एक तो मतलब आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन आयन से होगा, जिसमें कि एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो क्या कहा गया, इन आयोनिक सॉलिड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी, मतलब क्योंकि एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेगा, एंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल द क्रिस्टल गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के एक दूसरे के साथ कंबाइन होने पर, जुड़ने पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। क्योंकि आप जानते हो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी उतनी कम बचेगी एनर्जी। जो एनर्जी इतनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए इससे कहा जाता है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ही स्टेबिलिटी ही अधिक हो जाएगी। फिर देखिए अगली बात क्या कही गई है इसमें कि दस ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन एंड नॉट सिंपली बाय अचीविंग ऑक्टेव ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयोनिक स्पीसीज इन गैसियस स्टेट। तो उसने ये कहा कि केवल इस पर डिपेंड नहीं करती स्टेबिलिटी कि बस उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, मतलब कि जो हमारे आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है और कितने अमाउंट ऑफ हीट उसमें क्या हो रही, रिलीज़ हो रही है। तो इस पर डिपेंड करती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या कहा गया, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है कि द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड। लैटिस एंथैल्पी किसे कहते हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। लैटिस एंथैल्पी है क्या, तो लिखा है द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन। सो अब डेफिनेशन दी जा रही लैटिस एंथैल्पी कहते किसे हैं, तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ हीट है, आप ये मान लीजिए द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी, एक वो एनर्जी है
जो कि रिक्वायर्ड होती है काय के लिए, कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के 1 मोल के उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को कम्प्लीटली सेपरेट आउट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज़ नॉन एज द लैटिस एंथैल्पी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और हम आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें। ठीक है, तो उसको डिस्कशन करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी आपने आज की क्लास में जो आपने पढ़ लिया इसमें, तो आज की क्लास में आपने आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर मॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड पे डिस्कशन किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन कर ही रहे हैं और ग्रुप पे भी इंडिविजुअल भेज देंगे। थोड़ा एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ते रहिए, जैसा कि हम आपसे रोज़ कहते हैं, एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखिए और शासन के नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।